गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। वीडियो के माध्यम से मैं कोर्स 10 लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नियमित ये कक्षाएं चल रही हैं। इस कक्षा का संचालन करते हुए मैं अपने विषय वस्तु को अग्रसर करते हुए अपनी श्रृंखला के पाठ को पढ़ाते हुए, है ना, मैं पुनः आप सभी की कक्षा में स्वागत है। मेरी कक्षा में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में आप सबों को वीडियो के माध्यम से अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान एवं लक्षण आप सभी तक पहुंचाया जा चुका है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमारा शीर्षक, आज हमारे केंद्र बिंदु शीर्षक है शिक्षण विधियों का अनुकूलन। क्या है? शिक्षण विधियों का अनुकूलन। अनुकूलन शिक्षा हेतु क्या है? उपयोगी होता है। शिक्षा हेतु उपयोगी होता है। इससे तात्पर्य क्या है कि यह एक परिवर्तन परिवेश के साथ तालमेल से है। अनुकूलन में जिस पर्यावरण के अनुसार बालक अपने आप को ढाल लेता है और एडजस्ट कर लेता है, जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही बालक को या और भी अपने समाज में पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव प्राणी, हर वर्ग के लोगों के लिए क्या है, इसमें अनुकूलन अपने आप को ढाल लेना, वैसे हमको उसके अनुरूप बना लेना है। क्योंकि इस अनुकूलन में हम देखेंगे कि प्रायः परिवर्तन होता है। साधारण तौर पर अगर हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक गांव का आदमी अगर वह शहरी क्षेत्रों में गया तो वो क्या करता है, अपने गांव के परिवेश को भूलकर शहरों के तौर तरीके को क्या करता है, अपना लेता है। उसी तरह हम यहाँ चल रहे हैं समावेशी शिक्षा के दौरान, ठीक है। अनुकूलन के लिए हमारे क्या है, कुछ उपयोगी शर्तें हैं जिसको हम कक्षा का उचित स्थिति उक्त कार्य को पूरा करने में विभिन्न वैकल्पिक उपाय एवं विशिष्ट सहायक सामग्री, है ना, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या करना है, वैकल्पिक उपाय, क्या क्या उपाय लाना है इस तरह से बाधित बालकों के लिए और क्या क्या सहायक सामग्री करना है, इन सब का प्रयोग हम अब क्या करेंगे, अपने इस अधिगम असमर्थ बालकों के बच्चों के अनुकूल लाएंगे। हमारा समाज क्या है, जैसे जैसे भौतिक उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा समाज क्या होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है। तो जैसे ही जब जटिलता की ओर आ रहा है और जटिलता के कारण लोगों में क्या हो रहा है, अनुकूल के प्रभाव दिख पा रहे हैं। तो अपने वो क्या करता है, जब अनुकूल के प्रभाव के कारण जब आ रहे हैं तो वो अपने अनुकूल के परिवेश के रहने के कारण क्या कर रहा है, मानो अपने आप को योग्य बनाता है। किसी कार्य अथवा भाव का समायोजन, किसी कार्य अथवा भाव का समायोजन अथवा अनुकूलन की प्रकृति क्या है, बाधिता के स्तर की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसकी? बाधिता के स्तर पर निर्भर करती है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, लगा हुआ है समाज में, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होड़ लगा हुआ है। अनेक व्यक्ति क्या करें, एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या कर आने वाली बाधाओं को क्या कर रहे हैं, पाने के लिए परेशान है। लेकिन इस बाधाओं को जो समझौता कर रहा है ना, तो समझौता करते हुए उस लक्ष्य की ओर प्राप्ति कर ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समायोजन करना। अपने अनुकूलता के अनुसार हमें क्या करना है, अपने परिवेश के अनुसार उस चीज को हमको समायोजन, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को समायोजन करना है।
मनुष्य क्या कर रहा है या बालक अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, सामंजस्य की भावना को प्राप्त करता है। तो अब क्या है हमारा शिक्षण विधियों का अनुकूलन। तो प्राय देखेंगे हम समावेशी शिक्षा के दौरान, इसमें हम अस्थिबाधिता, अपंग, अक्षम, पिछड़े हुए बालक, इन सब चीजों के अंतर्गत हम शिक्षण विधियों को कैसे अनुकूल बनाना है इसकी हम चर्चा करेंगे। शिक्षा व्यवसाय में अनुकूलन का आशय क्या है? अवंचित, असक्षम, पिछड़े एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम व्यवस्था प्रक्रिया क्या है में अनुकूलन से है। जैसे एक बालक क्या है, विद्यालय में प्रवेश करता है जो कि मंद बुद्धि है, लेकिन शिक्षक द्वारा क्या है, उसकी व्यक्तिगत, जो मंद बुद्धि के बालक रहते हैं तो शिक्षक का क्या कार्य है, शिक्षक के द्वारा उसकी व्यक्तिगत सहायता करके उसकी विद्यालय व्यवस्था के प्रति क्या करना जाता है, उसको अनुकूलन सिखाया जाता है। जैसे एक बालक खेलने में रुचि रखता है और दूसरा उसके विद्यालय व्यवस्था को क्या करते हैं, खेल के माध्यम से ही हम उसे अधिगम में उसे लर्निंग सिखाते हैं। इस प्रकार बालक बालिकाओं में विविधता मीन्स विभिन्नता होते हुए भी हम उनको क्या करते हैं, विद्यालय में एक क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्था के साथ समायोजन किया जाता है या सिखाया जाता है। बालक बालिकाओं में विभिन्नता मीन्स क्या है, बालक बालिकाओं क्या है, एक तरह के प्राय नहीं पाए जाते। तो बालक बालिकाओं में विविधता होते हुए हम क्या करेंगे, इन्हें हम विभिन्न तरह से सुसंगठित व्यवस्था देते हुए अपने साथ इसे हम क्या करेंगे, कक्षा में या उसे समायोजन करते हैं, समायोजन करके उसे हम सिखाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या है, अनुकूलन के अंतर्गत आती है। अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जिनके माध्यम से विविधता युक्त है ना, विभिन्न संसाधन, विविधता युक्त छात्रों की विद्यालय संस्कृति, विद्यालय व्यवस्था एवं विद्यालय जलवायु के साथ समायोजित किया जाता है। विद्यालय जलवायु के साथ समायोजित किया जाता है। वे अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को त्याग कर एक सामूहिक व्यवस्था के प्रति रुचि क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को त्याग कर एक सामूहिक व्यवस्था के प्रति क्या करते हैं, रुचि प्रकट करते हैं। जैसे एक छात्र संवेगात्मक रूप में क्या है, अस्थिर, एक छात्र संवेगात्मक रूप से क्या है, अस्थिर है और उसका अपने क्या है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, मीन्स कंट्रोल नहीं है। अपने संवेगों, अपने भावनाओं, अपने उत्तेजनाओं पर क्या है, उसका कंट्रोल नहीं है। तो जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तथा समूह में कार्य करता है तो दूसरे के संवेगों को समझता है ना। जब विद्यालय में वो प्रवेश करता है उसका नियंत्रण ही नहीं है, तो जैसे ही वो जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो क्या है, समूह में कार्य करता है तो दूसरे के संवेगों को समझता है और अपने संवेगों पर क्या करने लगता है, नियंत्रण रखता है, क्योंकि उसको उस समूह में ही रहना है, क्योंकि उसको उस समूह में ही रहना है, विद्यालय के उस समूह में ही रहना है। ठीक है, अब हम इसको निम्न क्रमबद्ध निम्नांकित बिंदुओं से समझेंगे। पहला क्या है, शिक्षकों का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ टीचर। शिक्षकों में क्या है, आपसी सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों में आपसी सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। समान शिक्षकों को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षकों को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करनी चाहिए। सहयोग की इस प्रक्रिया में कौन कौन होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति का सहयोग लिया जाए।
प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति का सहयोग लिया जाए। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। किसका सहयोग? प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का, जिससे विविधता से युक्त क्या है, छात्रों के विद्यालय अनुकूल, है ना, इन सब का अगर हम सहयोग लेते हैं तो विद्यालय प्रबंध समिति का जब हम सहयोग लेते हैं तो इसमें विविधता मीन्स क्या विभिन्नता क्या होनी चाहिए विद्यालय प्रबंध से छात्रों को हम क्या करेंगे, उसी तरह के विद्यालय अनुकूलन पर विचार विमर्श किया जा सकेगा। विशेष शिक्षा, शिक्षक द्वारा समान शिक्षा, शिक्षकों की सुझाव प्रदान किए जा सकेंगे। विशेष शिक्षा, शिक्षक द्वारा समान शिक्षकों की क्या कर सकेंगे, सुझाव प्रदान किए जा सकेंगे। शिक्षकों का सहयोग क्या है, हमारे लिए क्या करना है, शिक्षण अनुकूलन के लिए, शिक्षण विधियों के अनुकूलन के लिए सहयोगी है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है योजना निर्माण, प्लानिंग। कैसे हम किसी चीज का प्लानिंग करते हैं, तो सामान्य विद्यालयों में विविधता से संपन्न छात्रों के अनुकूलन के लिए क्या करना पड़ता है, कोई चीज का योजना बना, बिना प्लानिंग के हमारा विद्यालय में कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे समय सारणी है ना, तो समय सारणी किस लिए बनती है, ताकि कब विद्यालय में क्या है अवकाश हो, कब घंटी हो, कब कक्षाएं संचालन, कितने समय के लिए कक्षा होनी चाहिए, ये सब हम क्या करते हैं, अपने पहले हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि कौन से शिक्षक किस पीरियड में जा रहे हैं, उसकी भी विविधता को देखते हुए हम उसे नियमित संचालन करते हैं। इस योजना में अभिभावक को क्या करनी चाहिए, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, विशेष शिक्षा, शिक्षक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को सम्मिलित करना चाहिए। किसको किसको, अभिभावक को, समुदाय को, शिक्षक को, विशेष शिक्षा को एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को। क्योंकि बहुत सी संस्थाएं क्या करती हैं, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बहुत सी संस्थाएं जो शिक्षा से संबंधित हैं वे क्या करती हैं, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उसका भी योगदान रहता है। उनको उस क्षेत्र में विशेष अनुभव होते हैं। इन अनुभवों का लाभ क्या होता है, सभी को प्राप्त होता है। इन अनुभवों का लाभ हम योजना के द्वारा क्या करते हैं, सभी को लाभ पहुंचाते हैं तथा सभी मिलकर क्या करते हैं, छात्रों के अनुकूलन के लिए में शिक्षण विधियों में कैसे उनको हम अनुकूलन करेंगे उसका प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट है योजनाओं का मूल्यांकन, एवल्यूएशन ऑफ प्लानिंग। अनुकूलन के लिए जो भी योजना है, प्लानिंग, मूल्यांकन। मूल्यांकन मीन्स क्या, कि जब तक हम ये कक्षा, विशेष कक्षा में छात्रों का है ना, उसे एक विशेष शिक्षा देते हुए उसका मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन हम उसकी उपलब्धि को देखते हुए हम समय समय पर उस योजनाओं को क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, ताकि वो उस योजनाओं में वे सटीक या खरा उतर रहा है कि नहीं। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, क्रियान्वयन की नीति का मूल्यांकन किया जाए। इसके बाद उस योजना के द्वारा कितने छात्रों का मूल्यांकन या अनुकूलन किया जाए। फिर इसके साथ साथ हम जो उद्देश्य है मेरा योजना का, उसका हम निर्माण करते हैं और उस उद्देश्य को किस स्तर तक प्राप्त किया गया, योजना की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। योजना की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे की योजना में वे त्रुटियां ना रहे, है ना। मीन्स उसकी त्रुटियां निकाली जाए। योजना का निर्माण जिस उद्देश्य से होता है, उस त्रुटि को देखते हुए हम उस त्रुटि को अलग करें और क्या करें, आगे की योजना में जैसे पहली बार अगर हमें त्रुटियां निकलती हैं तो दूसरी बार त्रुटियां ना निकले, उसके लिए हमें प्लानिंग करना होगा या ध्यान देना होगा। इस प्रकार के प्रत्येक अनुकूलन योजना एवं कार्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, गूंगे एवं बहरे छात्रों के लिए क्या सुझाव होना चाहिए। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में है ना, गूंगे
एवं बहरे छात्रों के लिए सुझाव कैसी होनी चाहिए? तो विद्यालय में गूंगे एवं बहरे छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। उनको अनुकूलन की व्यवस्था भी करना आवश्यक है। उनको अनुकूलन की व्यवस्था भी करना आवश्यक है। इसके लिए क्या है कि शिक्षक को बोलते हुए क्या करना है? गूंगे एवं बहरे लोग के लिए शिक्षक को बोलते हुए आंगिक संकेत में शरीरों का संचालन, हाव भाव करते हुए हमें क्या करना है? अपने शरीर की गतिविधियों को, हाथों का संचालन, मुंह का संचालन, इशारा करना, इस तरह से हम क्या करते हैं? गूंगे एवं बहरे छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग कर सकेंगे। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया एवं खेलों में भी क्या करेंगे? उनके साथ इसी प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, श्रवण, है ना, सुनना। श्रवण अक्षम छात्रों का अनुकूलन। तो श्रवण अक्षम छात्रों का अनुकूलन के अंतर्गत क्या है? विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? कम सुनते हैं। श्रवण मीन्स कानों से दोष को हम लेंगे। श्रवण अक्षम मीन्स श्रवण बाधित, जो श्रवण बाधित बालक रहते हैं, ये जो कि कम सुनते हैं, वो या फिर किसी कारण से वे चोट के कारण कम सुनाई देती है या कोई अनुवंशिकता के कारण होती है, तो प्रथम इन बालकों को हम क्या करेंगे? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यदि किसी कारण श्रवण क्षमता वापस नहीं आती है तो उन्हें हम क्या करते हैं? विभिन्न श्रवण यंत्र की व्यवस्था कराई जाएगी, है ना, तभी शिक्षण विधियों के वे अनुकूलन हो सकेंगे। शिक्षक द्वारा ऐसे छात्रों को लिखित निर्देश, जो नहीं सुन पाते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? कुछ लिखित निर्देश दिए जाएंगे तथा लिखित कार्य प्रदान किए जाएंगे ताकि बच्चे जल्दी समझ सके। इससे इन छात्रों को हम क्या करेंगे? विद्यालय के वातावरण के अनुकूल करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हुई, इसलिए हमेशा क्या करेंगे? शिक्षक इसका सहयोग देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट ये 7th पॉइंट क्या है? गत्यात्मक अक्षम छात्रों का अनुकूलन। गत्यात्मक अक्षम छात्रों का अनुकूलन। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि गत्यात्मक कौशलों में अक्षम होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि गत्यात्मक कौशलों में अक्षम होते हैं। इस प्रकार के छात्रों के लिए विद्यालय में क्या होनी चाहिए? रैंप की सुविधा होनी चाहिए, और जिससे वे अपने को, रिक्शा को सरलता से विद्यालय में ले जा सके, है ना। गत्यात्मक मीन्स चलने की, है ना, जो बाधित रहते हैं, जैसे पहिएदार कुर्सी, तो या उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रिक्शा, उस तरह की सरलता से हम विद्यालय में ला सके, और उनको हम बैसाखी की सहायता या फिर व्हील चेयर की व्यवस्था हम उनको विद्यालय में कक्षा वर्ग में बैठाने के लिए करें और अपने कार्यों को संपन्न करें। और उसके अनुसार उन्हें हम क्या करें कि वैसे जो बालक रहते हैं उसको घर जाने में असुविधा न हो, और एक कक्षा से दूसरे क्लास में आने जाने, स्थानांतरण करने में सुविधा हो, ताकि हम उनको हम सुविधा देंगे? वॉकर से, वैसाखी से एवं व्हील चेयर से। जिस तरह से बाधित बच्चों को अगर हम अपने शिक्षण विधियों के अनुकूल बनाएंगे तभी ये हमारे सहयोगी होंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ साथ उन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को भी व्यवस्था की जाए जिनको वे सरलता से संपन्न कर सकते हैं। खेल कूदों में भी रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अस्थि अक्षम छात्रों के लिए अनुकूलन। अस्थि अक्षम छात्रों के लिए अनुकूलन। कुछ छात्रों को अस्थि संबंधी समस्या होती है। उन सभी छात्रों के लिए उनकी अक्षमता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। कुछ छात्रों को अस्थि संबंधी समस्याएं होती हैं। उन सभी छात्रों के लिए उनकी अक्षमता के आधार पर
सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कुछ छात्र हाथों से विकलांग हैं, अस्थि मीन्स क्या, हाथों से विकलांग है, लिखने में असुविधा है ना, लिखने की शैली में या कागज या पेन पकड़ने में या ये कागज पे वो सही ढंग से नहीं लिख पाता, लिखने की लिखावट ऊपर नीचे होती है, कंपन आती है। छात्रों को हम क्या करते हैं, वैसे छात्रों को बोलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। वैसे छात्रों को क्या करते हैं, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में गिनती पहाड़े बोलकर सिखाए जाते हैं, गिनती पहाड़े बोलकर सिखाए जाते हैं, और उसी प्रकार उसको गुना भाग की प्रक्रिया बोलकर सिखाई जाए। इसके साथ साथ क्या करते हैं, कुछ छात्रों की अस्थि विकलांगता का ध्यान रखते हुए हमें क्या करते हैं, जो ऐसे बालक हैं, कहने का मतलब जो ऐसे छात्र जो हाथों से विकलांग हैं और अस्थि बाधित है, ऐसे छात्रों को हम क्या करेंगे, विकलांगता को फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या करे, उनको कष्ट ना हो, और वो गुना भाग की प्रक्रिया को बार बार बोलकर, बार बार इंडिकेट करके, है ना, क्योंकि ऐसे बालकों की क्या है, श्रवण शक्ति सही रहती है, लेकिन हाथों से, है ना, अस्थि बाधित होने के कारण क्या है, ये इन्हें कष्ट का अनुभव होता है। वह शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसी कक्षा को उपयोगी बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अनुकूलन। समावेशी विद्यालयों में अक्षम छात्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छात्र होते हैं, वे पूर्णतः स्वस्थ परंतु सामाजिक परिस्थितियों, समावेशी विद्यालयों में अक्षम छात्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छात्र होते हैं, वे पूर्णतः स्वस्थ परंतु सामाजिक परिस्थितियां, बौद्धिक स्तर एवं अन्य घटनाओं के कारण उनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। जब इन छात्रों का अनुकूलन होता है तब क्या होता है, विद्यालय समावेशी रूप विकसित हो जाती है, विद्यालय में समावेशी का रूप विकास हो जाता है, और विविध प्रकार की विविधताओं से युक्त विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अनुकूलन, है ना, अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है, अग्रलिखित रूप में, है ना। तो मुख्य बिंदु नीचे बताए जा रहे हैं, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला क्या है, कक्षा के कुछ छात्र क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो कक्षा के कुछ छात्र क्या है, प्रतिभाशाली होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षण एवं गतिविधियों में क्या लगेगा, उन लोगों को मन नहीं लगेगा एवं विद्यालय में वे समायोजित नहीं हो पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक की उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक को उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके अनुकूलित होकर विश्वास का प्रदर्शन करें। फिर से एक बार, कुछ छात्र, कक्षा के जो कुछ छात्र हैं वो क्या है, कुछ प्रतिभाशाली जो होते हैं, वे सामान्य कक्षा शिक्षण एवं गतिविधियों में उनको मन नहीं लगेगा एवं विद्यालय में वे क्या करेंगे, समायोजित नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ऐसे शिक्षक को उनके स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके अनुकूलित होकर विश्वास का प्रदर्शन करेंगे। दूसरा क्या है, कुछ छात्र मंद बुद्धि स्तर के होते हैं। पहला में क्या था, प्रतिभाशाली, और कुछ छात्र क्या होते हैं, मंद बुद्धि स्तर के होते हैं। उनकी शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से सहायता करनी चाहिए। इससे अनुकूलन की स्थिति उत्पन्न होगी तथा मंद बुद्धि छात्र विद्यालय व्यवस्था में रुचि का प्रदर्शन करें। कुछ छात्र क्या होते हैं, मंद बुद्धि स्तर के होते हैं और उनके शिक्षक द्वारा
प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप में सहायता करनी चाहिए। इससे अनुकूलन की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है तथा मंद बुद्धि छात्र के जो बालक हैं विद्यालय व्यवस्था में रुचि का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अगर उसे हम व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ छात्र क्या है, सांस्कृतिक रूप, कुछ छात्र क्या है, सांस्कृतिक रूप में भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। उनके रीति रिवाज, त्योहार एवं परंपराएं पृथक होती हैं। कुछ छात्र सांस्कृतिक रूप से क्या होते हैं, भिन्नता को, जो भी स्कूल विद्यालय में हमेशा आए दिन कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, वो अपनी क्या करते हैं, भिन्नता को, अपनी विविधता को दिखाते हैं। उनके रीति रिवाज, त्योहार एवं परंपराएं क्या है, अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो कुल उन छात्रों का अनुकूलन भी आवश्यक है। जैसे किसी विद्यालय में सीतापुर के परिवार बालक बालिका पढ़ते हैं और उनके अनुकूल वे कुछ ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जाए तो उनकी संस्कृति से संबंधित हो, है ना। हर जगह के क्या है, हर देश प्रदेश के क्या है, संस्कृतियां क्या है, हमारे लिए अलग है। तो हम अगर उसके अनुकूल हम करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जाए तो उनकी जो हमारे बालक की संस्कृति से क्या हो, उनकी संस्कृति से संबंधित हो, है ना, किसी भी विद्यालय से संबंधित हो। कुछ छात्र, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ छात्र सामाजिक स्तर पर दलित जातियों से संबंधित होते हैं, है ना। दलित मीन्स क्या, पिछड़ा हुआ। कुछ छात्र सामाजिक स्तर पर दलित जातियों से संबंधित होते हैं। उनको समाज में उच्च जातियों द्वारा दबाकर रखा जाता है। कुछ सामाजिक स्तर पर दलित जातियों से संबंधित होते हैं, उनको समाज में उच्च जातियों से दबाकर रखा जाता है। जैसे हमारे समाज में क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण को हम क्या बोलेंगे, सबसे उच्च जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे छात्रों को विद्यालय में जब समान सहभागिता के अवसर दिए जाएंगे तो उनको अपने आत्मसम्मान एवं अधिकारों का ज्ञान होगा। उनको अपने आत्मसम्मान एवं अधिकारों का ज्ञान होगा। इस आधार पर अनुकूलन संभव हो सकेगा। वे विद्यालय व्यवस्था में रुचि लेंगे तथा विद्यालय गतिविधियों में भी पूर्ण सहभागिता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ छात्र ऐसे परिवारों से भी हो सकते हैं जो एक अशिक्षित, कुछ छात्र ऐसे परिवारों में भी हो सकते हैं जो एक अशिक्षित एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर होंगे। उन छात्रों में क्या है, कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षकों को क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से हमें ध्यान देना होगा। और जो भी इस तरह के छात्र हैं जो अस्थिर नहीं रहते हैं, जो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे नशा करना, धूम्रपान करना, तो हम वैसे बच्चों को हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से हम ध्यान देंगे और उन्हें प्रयास करने होंगे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है क्या क्या, ताकि हम उसे सही मार्गदर्शन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9th नंबर, नवीन तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा को लेके चल रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या है, विभिन्न संसाधन, विभिन्न प्रविधियों का उपयोग, नए नए टेक्निक का उपयोग हम करते आए हैं, करते जा रहे हैं। तो विद्यालय प्रबंधन को असक्षम एवं अवंचित छात्रों के लिए क्या करना है, नवीन तकनीकी के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। नवीन तकनीकी के आधार पर सुविधाएं क्या करनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि वे अपनी अक्षमता से बाधित न हो सके। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, सीडी, प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा वीडियो प्लेयर का प्रयोग करने पर छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम क्या करेंगे, की जा सकती है। इसी प्रकार विविध आधुनिक शिक्षण यंत्र प्रदान करें
और छात्रों की विकलांगता संबंधी समस्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। नवीन टेक्निक में अगर हम सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो टेप प्लेयर, इन सब माध्यम से अगर इस तरह से बाधित बालकों को हम बार बार इन सब चीज़ों को सीडी के द्वारा और प्ले के द्वारा इन्हें हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बार बार उस सब चीज़ों को है ना संचालित करेंगे तो ऐसे विकलांगता संबंधी समस्याएं क्या है, कम दिखेंगी। ये शिक्षण यंत्र क्या है, इनके लिए बहुत उपयोगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 10, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुकूलन। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुकूलन। शिक्षक को अनुकूलन की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को अनुकूलन की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। जैसे एक बालक द्वारा स्वलीनता या एकाकीपन का प्रदर्शन किया जाना, तो उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तरदायित्व प्रदान किए जाएंगे। एकाकीपन का क्या करना है, प्रदर्शन किया जाता है और उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तरदायित्व प्रदान किए जाएंगे, जिससे वह सामाजिक अंतरक्रिया से परिचित होगा और धीरे धीरे वह विद्यालय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुकूलता का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं उसके कार्य व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके हम क्या करेंगे, अनुकूलन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मीन्स बच्चों की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति की, उसका अभिरुचि किस चीज पर है, उसका हम प्रदर्शन करेंगे और उसके एकाकीपन को दूर करते हुए उसे हम अपनी मनोवैज्ञानिक अनुकूलनता की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगी सुविधाएं। विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए, विशेष सहयोगी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कुछ छात्र क्या है, अधिक समय तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आराम कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, विश्राम गृह होनी चाहिए। आराम करने के बाद उनमें पूरा कार्य करने के लिए क्या होनी चाहिए, ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए उसे बीच बीच में रेस्ट करने की हिदायत देनी चाहिए या उसे सुविधा देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाठ योजना द्वारा अनुकूलन। हम अपने पाठ योजना का अनुकूलन कैसे करते, क्योंकि शिक्षण विधियों में प्राय क्या है कि शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान प्रदान करना है ना, हमारा क्या है, शिक्षण विधियों के माध्यम से होता है। तो ये शिक्षण विधि के अंतर्गत हम पाठ योजना के द्वारा अनुकूलन की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में ऐसी पाठ योजनाओं का निर्माण करना सिखाना चाहिए, जो कि क्या करना चाहिए, छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण काल के मीन्स ऐसे ट्रेनिंग के दौरान हमें क्या होनी चाहिए, ऐसी पाठ योजना, ऐसी लेसन प्लानिंग को बनाना चाहिए सरल की विकलांग एवं समान छात्रों की आवश्यकताएं क्या हो सके, विशेष रूप से पूर्ण कर सके। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं कि शिक्षण विधियों के अनुकूलन में हमारे लिए शिक्षक का क्या कार्य है और हम इसे अपने अनुकूलन शिक्षक को शिक्षण विधियों के द्वारा हम कैसे अनुकूलन करने की सुविधाएं दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम पुनः आपसे फिर मिलते हैं। इजाजत है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।